बच्चों, वेलकम टू द शारदा विद्यापीठ। और मेरे हाथ में आ चुके हैं आपके क्वेश्चन पेपर एबीसी। आप लौट चुके होंगे एग्जाम देने के बाद। तो एबीसी सीरीज जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें से कौन सी सीरीज इजी रही, कौन सी टफ रही और कौन सी मॉडरेट रही। और जैसे कि मैंने आपसे जितने भी क्वेश्चन शेयर किए थे तो आपको पता लग ही गया होगा कि उसमें से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। उसमें से कम 80 to 90% क्वेश्चन जितने मैंने आपको बताए थे सेम वैसे ही आए। कुछ क्वेश्चन में वैल्यू चेंज की उन्होंने, लेकिन क्वेश्चन सेम ही रहे ऑलमोस्ट। तो वो तो चलो ठीक थे, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, डेरिवेशन थी या न्यूमेरिकल थे, तो वो तो आपने किए ही होंगे। लेकिन आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे ये डिसाइड होगा एमसीक्यू, कि एमसीक्यू आपने कितने ठीक किए और केस स्टडी के क्वेश्चन आपने कितने सही किए। उस पर डिपेंड करेगा कि आप अच्छी तरह से पास होंगे या नहीं होंगे। ठीक है ना? तो चलते हैं, एक एक को डिस्कस करेंगे। सीरीज ए, सीरीज बी और सीरीज सी को भी डिस्कस करेंगे। बात कर लेते हैं सीरीज ए की। तो देखिए, सीरीज ए की अगर हम बात करें तो सीरीज ए में आपका जो पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में देखिए क्या आएगा। एसआई यूनिट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई इंटू ए। तो फाई इज इक्वल टू ई क्या हुआ? फोर्स अपॉन चार्ज इंटू ए। तो फाई इज इक्वल टू होता है न्यूटन पर कूलम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसका जो पहला आंसर है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। सीरीज ए का जो पहला ऑप्शन क्या है? बी। और दूसरा आपके पास होगा किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ देखिए, ये बोल रहा है जंक्शन रूल के बारे में। तो जंक्शन रूल आपका क्या होगा? इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ। ये फर्स्ट लॉ में आता है। और फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करूं तो देखिए, फर्स्ट लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और फर्स्ट लॉ में क्या होता है? जितना करंट क्या करता है, एंटर करता है, उतना ही करंट क्या करता है, लीव करता है किसी जगह पे। तो इसलिए ये क्या होगा? जंक्शन। देयर इज नो एक्युमुलेशन ऑफ द चार्ज। तो इसका आंसर रहेगा सी। आपने चेक करते जाना है अपने क्वेश्चन पेपर के साथ। तो जब भी आप इस वीडियो को देखें तो अपना क्वेश्चन पेपर आपको सीरीज ए बी सी जो भी आपको सीरीज आई हुई है वो अपने साथ रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि बायट-सैवर्ट लॉ इंडिकेट्स द मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो दोनों आपस में कैसे होनी चाहिए? वो आपस में कैसे होनी चाहिए? परपेंडिकुलर। फिर ट्रांसफॉर्मर वाले क्वेश्चन में देखिए, ट्रांसफॉर्मर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 400 सेकेंडरी टर्न्स। और इसमें ये दिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज ऑफ प्राइमरी डिवाइडेड बाय वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सेकेंडरी। तो वोल्टेज ऑफ प्राइमरी तो रहेगा सेम एज इट इज। वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी कितना आएगा? सेकेंडरी में आएगा 400। और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो देखिए प्राइमरी के टर्न्स हमें दिए गए हैं कितने? ये दिए 500। और दूसरे वाले के टर्न कितने दिए? इसके टर्न दिए हैं 400। तो 400 से 400 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो बीपी बचेगा, बीपी बचेगा 500। तो 500 वोल्ट। फोर्थ का रहेगा ऑप्शन ए। अगर हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन में है फाइव की वैल्यू दी है 5t² प्लस 3t प्लस 16। अब क्या होगा इसमें? ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है d5/dt। माइनस साइन रहने देना। तो ई की जो वैल्यू आएगी, डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा, ये बनेगा 10t प्लस 3। और टी की जगह वैल्यू कितनी डालनी है? टी की जगह वैल्यू डालनी है आपने कितनी? 5 सेकेंड। तो ई की जो वैल्यू आएगी, ई की वैल्यू क्या आएगी? 10 इंटू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 53 वोल्ट। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी की डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो बताता है वैल्यू एट एनी इंस्टेंट। तो पूछा गया था कहां पे? टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे। तो टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे जो आंसर हमारा आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा 53 वोल्ट 5 सेकेंड पे। अगर कुछ और पूछते तब इसका आंसर कुछ और होता। ओके जी। सनग्लासेस एंड 3D मूवी कैमरास पोलरॉइड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल। तो पोलरॉइड्स हमें पता है किसके लिए यूज होते हैं? ये होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस कर देते हैं इंटेंसिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे लिखा है द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच द कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ बीम ऑफ लाइट टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलोइंग ऑन ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ए ऑप्टिकल सेंटर इज। तो ये बोल रहे हैं कि किसी लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से क्या करे? कन्वर्ज और डाइवर्ज जो करे, तो उसका जो आंसर होगा, उसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर होगा पावर ऑफ लेंस। ये पावर ऑफ लेंस में आएगा। फिर 8th क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम एनर्जी नीडेड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड। उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। 8th का होगा बी। फिर हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई हैव मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स। This because of fact that neutrons are heavier than protons, electrostatic force between proton and repulsive। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि
इसमें क्या होता है कि हैवी स्टेबल न्यूक्लियाई, उसमें क्या होगा कि जो फोर्स है प्रोटॉन के बीच में वो क्या होती है, रिपल्सिव, और अगर वो ज्यादा हो गए तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि व्हेन अ जंक्शन डायोड इज रिवर्स राइट द फ्लो ऑफ करंट अक्रॉस द जंक्शन इज मेनली, तो ये किसकी वजह से होता है, ये होता है ड्रिफ्ट ऑफ चार्ज की वजह से। तो 10th का आंसर रहेगा सी। फिर नेक्स्ट है असर्शन रीजन में, यहां पर क्या लिखा है, द टर्न्स ऑफ स्प्रिंग कम्स क्लोज टू ईच अदर व्हेन करंट पास थ्रू इट। फिर ये बोल रहे कि वो क्लोज आते हैं जब करंट उसके पास हो जाता है, तो लेकिन जो स्प्रिंग में, ठीक है ना। तो दूसरा लिखा है इट इज बिकॉज द टर्न्स ऑफ स्प्रिंग कैरी करंट इन सेम डायरेक्शन, यहाँ पे लिखा है सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, सेम डायरेक्शन का मतलब होता है कि जब भी दो वायर में या दो लूप में सेम डायरेक्शन में करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वो आपस में क्या करता है, वो आपस में करते हैं अट्रैक्ट, इसलिए ये अट्रैक्ट कर गए आपस में, और जिसकी वजह से ये क्या हो गया, स्प्रिंग क्लोज टू ईच अदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें असर्शन और रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो 11th क्वेश्चन का क्या होगा, इसका होगा ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये बोल रहे कि थिकनेस ऑफ अ डिप्लीशन लेयर फिक्स्ड इन ऑल सेमीकंडक्टर, नहीं ये फिक्स्ड नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, वोल्टेज के ऊपर, कि कौन सी वोल्टेज आपने लगाई, उस पर डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ डिप्लीशन लेयर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये है जी रॉन्ग आपका। फिर लिखा है नो इमोबाइल चार्ज कैरियर आयंस आर अवेलेबल इन डिप्लीशन लेयर। हमें पता है कि डिप्लीशन लेयर में इमोबाइल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होते हैं, वो कहीं भी मूव नहीं करते, लेकिन ये भी क्या है, ये भी है गलत। तो आप बोल सकते हो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो ये थे सीरीज ए के 12 क्वेश्चन, जिसमें से आप देख सकते हो कि आपने कितने सही किए और कितने आपने गलत किए। अब बढ़ते आगे केस स्टडी की तरफ, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपके एमसीक्यू और केस स्टडी डिसाइड करेगी कि आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, क्या आप अच्छी तरह से पास होने वाले हो या नहीं हो, और आप फेल भी हो सकते हो अगर आपके एमसीक्यू सारे गलत हो और केस स्टडी सारी गलत हुई। अब आगे बढ़ते हैं, आपने चेक करना है कि आपने क्या क्या किया। तो देखिए केस स्टडी क्या थी, केस स्टडी जो सीरीज ए वालों की जो केस स्टडी थी, तो देखिए केस स्टडी थी कैपेसिटेंस से आई हुई थी केस स्टडी। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाले चैप्टर से ही आपको केस स्टडी देखने को मिलेगी, लेकिन जो केस स्टडी मॉडल क्वेश्चन पेपर में थी वो केस स्टडी थी थोड़ा सा हायर लेवल की, वो थी पोटेंशियल से। लेकिन सीरीज ए बी सी तीनों में केस स्टडी आई हुई है, कहां से, ये आपके कैपेसिटेंस से आई हुई है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें आपको बस फॉर्मूले पता होना चाहिए। एक तो ये वाला फॉर्मूला, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन डी, और एक ये कि जब भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक को डाल देते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है कितने टाइम्स, वो बढ़ जाता है के टाइम्स। तो देखिए यहां पे लिखा है व्हेन नंबर ऑफ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज 2 पॉइंट ऑल द कैपेसिटर पोजेसेस सेम। तो ये बोल रहे कि कैपेसिटर में क्या होता है जब हम लोग उनको किस में जोड़ते हैं, जब हम उन्हें जोड़ते हैं किसमें, सीरीज में। तो जब भी हम लोग किस चीज को सीरीज में जोड़ते हैं तो हमें पता है कि एक चीज सेम रहती है, क्या रहती है सेम, वो रहता है सेम चार्ज। चार्ज वैल्यू सेम, कहने का मतलब करंट रह गया सेम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ प्लेट 10 माइक्रो। तो ये बोल रहे कि चार्ज कितना होगा, तो चार्ज के लिए सिंपल सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। तो देखिए Q इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, CB के इक्वल। Q इज इक्वल टू C का है हमारा, C है जी आपका 10 पिको। पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12, और ये तो है कितना दिया 250। तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये कितना बना, ये बना जी आपका 2500 इंटू 10⁻⁻12। और नेक्स्ट क्या होगा, Q इज इक्वल टू ये बन जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻10। लेकिन आंसर 25 में नहीं है, आंसर किस में है, 25 में भी है, लेकिन पावर कितनी है -11, और एक जगह है -12। तो यहां पर ये वाली पावर इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही। 10 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 250 बन जाएगा, पावर हो जाएगी आपकी कितनी, पावर हो जाएगी कम। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻9। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज द। तो देखिए चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या बोल रही है कि चार्ज ऑन कैपेसिटर होता क्या है। पहला ऑप्शन दिया चार्ज ऑन दी पॉजिटिव प्लेट। फिर इसका जो सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है इसका, यहां पर डिस्कस कर लेते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन को। तो देखिए ये बोल रहा है कि चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज द, ठीक है ना। तो क्या होगा, चार्ज ऑन अ पॉजिटिव प्लेट, चार्ज ऑन अ नेगेटिव प्लेट, नेट चार्ज ऑन बोथ दी प्लेट। तो नेट चार्ज तो हम पता, नेट चार्ज होता है किसके इक्वल, 0 के इक्वल। फिर एक लिखा हुआ है कि डिफरेंस ऑफ द चार्ज ऑन बोथ दी प्लेट।
तो जो चार्ज होता है कैपेसिटर का वो डिफरेंस ऑफ चार्ज नहीं होता, डिफरेंस और चार्ज तो क्या होता है, वो एक तरह की वोल्टेज हुई, ये हुआ पोटेंशियल एक तरह का, क्योंकि डिफरेंस ऑफ चार्ज क्या हो, एक तरह का पोटेंशियल। तो इसका जो आंसर होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है द कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर बिकम्स इन एयर, एयर में था कितना, एयर में आप बोल सकते हैं कि भाई सी नॉट की वैल्यू थी इसकी 10 माइक्रो फैराड, लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब जैसे ही आपने ऐड किया तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऐड करने के बाद देखिए न्यू कैपेसिटेंस हमारा बन जाता है के टाइम्स ऑफ सी नॉट। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2 इंटू सी नॉट, कितना है, सी नॉट है जी आपका 10 माइक्रोफेराड, तो 10 माइक्रोफेराड को इस तरह से लिखिए तो ये बन जाएगा 20 माइक्रोफेराड, 20 माइक्रोफेराड, ऑप्शन डी। तो केस स्टडी में देखिए ए बी सी डी जितने भी 4 क्वेश्चन आपको आए हैं तो इस तरह से इसके आंसर रहेंगे, तो आप मैच कर सकते हो कि आपने कौन से ऑप्शन पे टिक किया और उसके अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स बना सकते हो कि ओके जी। तो अब डिस्कस कर लेते हैं सीरीज बी। सीरीज बी का जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन में आपके पास क्या है, ये था फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू का स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। तो इसमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड आउट करना था एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू आनी थी वो आनी थी क्यू स्क्वायर अपॉन एफ आर स्क्वायर। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट ये इसका होता है ए टी का स्क्वायर और ये बन गया आपका एम एल टी माइनस 2 इंटू एल का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपके पास आएगा एम माइनस 1 एल माइनस 3 टी रेज टू पावर 4 ए 2। तो ये है जी हमारा आंसर, कौन सा, हमारा आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसमें क्या होना था, ऑप्शन ए इसमें होना था राइट आंसर। ओके जी, नेक्स्ट देखिए ये बोल रहे कि 3 कॉपर वायर, तो 3 कॉपर वायर की अगर ये बात करें तो देखिए 3 कॉपर वायर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस आपको पता पहले वाले का सिंपल होना था, पहले वाली वायर होनी थी रो एल अपॉन ए, सिंपल। दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले का क्या होना था, दूसरे वाले का होना था 2L उसकी लेंथ है, तो यहाँ पे रो और इसकी जगह लिखना था 2L और एरिया देखिए A/2, तो ये बन गया था R2, कितना आना था, R2 आना था, ये 2 ऊपर जाता 4 टाइम्स ऑफ रो L अपॉन A। अब इसका R3 क्या बनना था, कितनी है लेंथ, L/2, तो ये बनेगा रो L/2 और ये आएगा 2A, तो ये आएगा रो L अपॉन 4 इंटू ए। तो देखिए ये है रो एल अपॉन ए और ये क्या है 4 रो एल अपॉन ए और ये वाला आ रहा है रो एल अपॉन 4, तो ये 4 से डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे कम क्या है, सबसे कम है तीसरे वाले में, इसमें है सबसे कम रेजिस्टेंस। तो इसमें जो सबसे कम रेजिस्टेंस है तो आप लिख सकते हो, तो यहां पर आएगा वायर सबसे कम रेजिस्टेंस ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा हमारा राइट आंसर। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी सीरीज बी में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में बोल रहा है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सॉरी पहला आ रहा है एंटी पैरेलल करंट इन लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर आर। तो ये बोल रहे कि ये क्या करता है आपस में अट्रैक्ट कर, एंटी पैरेलल एक मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जब करंट होते हैं तो ये क्या करता है आपस में, ये करते हैं जी आपस में रिपेल ईच अदर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा बी, थर्ड क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहां भी कैलकुलेशन दी थोड़ी सी, ये बोल रहे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का हमें फॉर्मूला पता है एक्सी, एक्सी किसके इक्वल होगा, एक्सी होगा जी आपका 1/ओमेगा c, और एक्सी के बारे में जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके देखिए 1/2 पाई न्यू इंटू सी, तो एक्सी की वैल्यू आनी थी 1/2 इंटू 3.14। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है आपके 50 और फ्रीक्वेंसी 50 के बाद तो देखिए सी की वैल्यू कितनी है 15.0 है, ये 150 नहीं 15.0, तो ये बनेगा 15 इंटू 10⁻⁻6। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर रहने वाला था, इसका आंसर क्या रहने वाला था, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो एक्सी की वैल्यू आएगी 212 पॉइंट समथिंग, लेकिन आपका जो आंसर है, आंसर क्या रहना था, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक, तो ये आसान था। लेंस लॉ इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लेंस लॉ हमें पता है क्या किसका, ये है जी आपका एनर्जी का, एनर्जी कंजर्व रहती है लेंस लॉ में। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें था कि अनपोलराइज्ड लाइट वाला क्वेश्चन देखिए, तो इसमें क्या बोल रहा है कि पासिस थ्रू सिंगल पोलरॉइड इंटेंसिटी, जब सिंगल पोलराइड से जाते हैं तो इसकी इंटेंसिटी बन जाती है कितनी, ये बन जाती है I0/2, ये बन जाती है हाफ, तो इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है जी ऑप्टिशियन प्रेस्क्राइब्स अ करेक्टिव लेंस पावर, देखो तो फोकल लेंथ कितनी होगी, पावर गिवन है,
तो इसमें पावर हमारे पास गिवन है, तो पावर का फॉर्मूला होता है 100/f। तो f इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, अगर देखिए अगर पावर आपके पास पॉजिटिव में तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव में आएगी, अगर आपकी पावर नेगेटिव में तो फोकल लेंथ क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो इसका बनेगा 100/p। तो f की वैल्यू आएगी 100/2.5, तो ये बनेगा 1000/25। तो 1000/25, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 40। और 40 कौन सा, 40 होगा इसका पॉजिटिव का, तो इसका ऑप्शन ए रहेगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये बोल रहा है कि जो स्लोप है किसका, वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ये वोल्टेज है और ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये 4.12 इंटू 10⁻⁻15। कैसे लगा पता, क्योंकि यहां देखो वोल्टेज और सेकंड है, सेकंड किसका होता है, ये फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, और यही किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। तो H यहां से अगर H की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो क्या होगा, ये होगा E वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी, और H की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो E की जगह क्या करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और वोल्टेज अपॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डाल दोगे 4.12 इंटू 10⁻⁻15। जब आप इसकी वैल्यू को डाल दोगे इसमें तो आपका जो आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी के करीब आपका आंसर आना चाहिए। तो फोर्थ का जो सॉरी एट्थ का जो आंसर है, एट्थ का आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए डी। नेक्स्ट लिख रहे हैं आउटसाइड अ न्यूक्लियस। तो ये बोल रहे हैं कि आउटसाइड जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल होता है क्या, हाँ न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन आउटसाइड क्या होता है, वो होता है अनस्टेबल। ये एटम एंड न्यूक्लियस से ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, ट्राइवेलेंट एक्सेप्टर टेट्रावेलेंट लैटिस। तो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी किस में डालते हैं, पी टाइप में, और पेंटावेलेंट किस में डालते हैं, हम लोग एन टाइप में। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है अ चार्ज वेदर स्टेशनरी और इन मोशन प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बोल रहा है कि चार्ज चाहे आपके पास क्या हो, वेदर स्टेशनरी और इन मोशन, तो ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। नहीं, अगर चार्ज रेस्ट होता तो वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो हो गया जी आपका गलत। फिर दूसरा, मूविंग चार्ज प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग, ये तो गलत है, क्योंकि मूविंग चार्ज पार्टिकल क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको भी, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कैंसिल। तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, ये होगा आपका राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखिए, डायोड कैन बी यूज्ड फॉर रेक्टिफाइंग एन एसी वोल्टेज, सही बात। एसी रेक्टिफायर इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, ये भी सही बात है। तो इसका क्या होगा, ये होगा हमारा बोथ रीजन और असर्शन राइट, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये थे एमसीक्यू सीरीज बी के। तो आप देख सकते हो कि कितने आपने सही किए और कितने आपने गलत किए। अब बढ़ते आगे केस स्टडी की तरफ। ओके जी, तो देखिए केस स्टडी इसकी क्या आई थी, इसकी केस स्टडी आई थी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो इसकी कैपेसिटेंस पे नहीं आई थी, किस पे आई थी, इसकी आई थी पोटेंशियल पे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U1/4πε0 Q1 Q2, और दूसरा एक आपको ये पता होना चाहिए E किसके इक्वल होता है, σ/ε0। और फॉर्मूला जो आपके पास यूज होगा, तो देखिए ये सिंपल सा, ये तो थियोरेटिकल पोर्शन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा डी 90 डिग्री। फिर यहां पे लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये दोनों वेक्टर नहीं होते, ये क्या होते हैं, ये दोनों होते हैं स्केलर। तो ये क्या यहां पर क्या आएगा, बोथ आर स्केलर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एट अ ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्ज हुज टोटल सम इज नॉट जीरो आर अप्रोक्सीमेटली। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपको बहुत सारे चार्ज है, उनका सम कर दो, लेकिन उसका सम क्या नहीं बन रहा है, उसका सम जीरो नहीं बन रहा है। अगर सम कहां पे बनता जीरो, जैसे डाइपोल वगैरह होता था, एक चार्ज पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, तो उनका जो नेट चार्ज होता था, नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। अगर आपका नेट चार्ज नहीं बन रहा तो ये काम करेगा पॉइंट सोर्स की तरह, पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। तो मान लो पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ए, इसका आंसर रहेगा ए। सी का जो आंसर है वो क्या रहेगा, ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, चार्ज दिया है, और ये बोल रहे कि एनर्जी, एक चार्ज की वैल्यू दी है, ठीक है ना। तो चार्ज दिया जी हमारे पास 5 कूलम, और क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस दिया 0.5 वोल्ट।
ये दिया 0.5 वोल्ट। तो एनर्जी पूछा गया है, तो एनर्जी किसके इक्वल होता है, एनर्जी होता है जी आपका वर्क डन के इक्वल, तो ये होता है Q इंटू वी। तो इसका आंसर आएगा 5 इंटू 0.5, तो इसकी वैल्यू बनेगी 2.5 जूल। तो ये होगा जी ऑप्शन बी, इसका रहेगा ऑप्शन बी। तो केस स्टडी और एमसीक्यू मिलाकर आप देख सकते हो कि 16 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सीरीज सी की। तो सीरीज सी के एमसीक्यू थोड़े से अलग थे। इनमें थोड़ा सा ये सोच के चलो कि अगर वो थ्योरी वाले क्वेश्चन थे तो थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाए, ठीक है ना, सी वाले में। तो सी वाले क्वेश्चन में देखते हैं पहला क्वेश्चन है जिसका टॉर्क वाला। टॉर्क वाला तो हमें पता है कि टॉर्क में ये बोल रहे हैं कि टॉर्क एक्टिंग, टॉर्क का फॉर्मूला होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि गोल घूमने वाली चीजें हैं टॉर्क की, तो ये होगा क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये होगा P क्रॉस E। तो इसका पहला आंसर होगा P क्रॉस E। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द करंट इन कंडक्टर। तो ये बोल रहे हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी उसकी, तो वो होती है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, करंट के साथ उसका रिलेशन भी होता है, तो इसका सेकंड आंसर रहेगा ए। फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फाइंड आउट किया जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड ओवर लार्ज डिस्टेंस एट अ हाई अल्टरनेट वोल्टेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो ये बोल रहे कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगी। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ट्रांसमिशन लाइन कैन बी मेड थिनर। तो आपको पता है कि हाई पावर या हाई अल्टरनेटिव वोल्टेज को भेजने के लिए कभी भी तारें पतली नहीं होती, तो वो क्या होती है, वो थिक होती है, ठीक है ना। तो इसका आंसर रहेगा कि ये वाली स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। म्यूचुअल इंडक्शन M1 M2 ऑफ अ कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल 2, तो इसका जो आंसर रहेगा कि ये बोल रहे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो कॉइल इंक्रीज होती है, और दूसरा इन्होंने लिखा है डिपेंड्स ऑन द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल और इंक्रीज व्हेन ऑफ देम रोटेटेड अबाउट द एक्सिस। तो इसका जो आंसर है, पहला पूछा है बोथ बी एंड सी। तो फिफ्थ का जो आंसर रहेगा, आपका फिफ्थ का आंसर रहेगा ए। ये इंक्रीज होती है व्हेन कॉइल को हम लोग नजदीक लाते हैं, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाता है। नेक्स्ट, तो देखिए सेवंथ क्वेश्चन, when polarized is rotated the intensity of light varies but never reduces to zero, it shows that intensities, ये बोल रहे जीरो नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या होता है, पार्शियली, ठीक है ना, इसका मतलब होता है पार्शियली प्लेन पोलराइज्ड हो गए। फिर नेक्स्ट देखिए, यहां पर दिया गया है सेवंथ क्वेश्चन में, पीछे सीरीज बी में भी ये सेम क्वेश्चन आया था, बस फर्क इतना है, देखो ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब्ड करेक्टेड लेंस ऑफ पावर, इसकी पावर दी है माइनस में, तो पावर है -4 डायोप्टर, और फिर इसका फॉर्मूला होगा 100/P, तो ये आएगा जी आपका -100/4, तो ये आएगा -25, तो -25 इसका आंसर रहेगा बी, सेवंथ का रहेगा आंसर बी। एट्थ पे आता है, एट्थ पे देखिए यहाँ पे लिखा डी ब्रोगली वेवलेंथ of a ball of mass 0.12 kg moving with a speed 20 मीटर पर सेकेंड। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के केस में क्या आएगा, h इज इक्वल टू mv। ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो, मास भी दिया है, वेलोसिटी भी दी है। तो देखिए जब आप इसका फॉर्मूला लगा दोगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34, मास की जगह 0.12 और इसकी जगह 20, जब आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 2.76 इंटू 10⁻⁻34 के करीब। तो इस एट्थ का आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट देखिए, एटम बॉम्ब वर्क्स ऑन, एटम बॉम्ब किस पे होता है, एटम बॉम्ब वर्क करता है जी आपका न्यूक्लियर फिजन पे। नाइन्थ क्वेश्चन, थिकनेस ऑफ अ डिप्लीशन रीजन इज ऑर्डर ऑफ, तो थिकनेस जो होती है वो होती है कम से कम कितनी, 10⁻⁵ मीटर, तो ये माइक्रोम होती है। तो टेंथ का जो आंसर रहेगा, टेंथ का आंसर रहेगा आपका सी, माइक्रोमीटर। में क्या लिखा है, असर्शन में क्या लिखा था कि मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमें पता है, तो इसका ये है राइट। फिर इलेक्ट्रिक फोर्स अलोंग द डायरेक्शन में लगती है, लेकिन इन दोनों का आपस में क्या है, ये भी राइट है, ये भी राइट, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन ऐसा नहीं है, ठीक है ना, वो बाद में होता है एक रिलेशन, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट असर्शन में क्या लिखा है, द एनर्जी गैप बिटवीन द बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज ग्रेटर देन सिलिकॉन देन इन जर्मेनियम, तो ये सही बात है, ये भी राइट है। फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसको हम लोग कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, तो प्योर सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, होल्स के इक्वल, तो होल्स के इक्वल है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है,
राइट है, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट इसके गैप को नहीं डिफाइन कर पाती, क्योंकि ये डिपेंड करता है एनर्जी गैप, हमें पता है कि जो बैंड थ्योरी है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये। तो यहां पर देखिए, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें बोथ होंगे ये ट्रू बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। की केस स्टडी, तो केस स्टडी में देखिए क्या लिखा, केस स्टडी में आपके पास ये है कैपेसिटर से आई हुई केस स्टडी। तो कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, तो इसमें देखिए फिर से एक फॉर्मूला C इक्वल टू क्यू अपॉन बी, और एक फॉर्मूला है वोल्टेज किसकी इक्वल होती है, E इंटू डी। लिखा हुआ है कि व्हेन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर पैरेलल बिटवीन 2 पॉइंट्स द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है ना, जब पैरेलल में होता है तो हमें पता है कि पैरेलल के केस में क्या होता है, पैरेलल केस में हमेशा कैपेसिटेंस क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका ऑप्शन होगा ए। इसके बी पार्ट में क्या लिखा है कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट। तो अगर हम बात करें सी की, तो सी का फॉर्मूला होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अगर क्या करें, अगर डी को बढ़ा देते हैं हम लोग, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी कम, और सी की वैल्यू जब कम हो जाएगी तो हमें पता है कि क्यू इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सी बी, और जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, सी के। तो सी अगर क्या हो जाए, सी कम हो जाए तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो यहां पर आना चाहिए था कैपेसिटेंस क्या होता है, डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है। लेकिन पोटेंशियल टोटल चार्ज क्या है, इंक्रीजेस नहीं, टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, फिर पोटेंशियल इंक्रीजेस। तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन सी, बी का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट में बोल रहा है कि इफ देयर आर एन कैपेसिटर पैरेलल टू कनेक्टेड बी वोल्ट सोर्स द एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू। तो ये जो एनर्जी है ये फॉर्मूला होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा हाफ एन सी बी का स्क्वायर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि अ 15 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट बैटरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो इसमें आपने क्या करना, डायरेक्ट हाफ सी बी स्क्वायर में जब आप इसकी वैल्यू को डाल दोगे तो आपका जो आंसर है, आपका आंसर क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे जिस बच्चे का ये क्वेश्चन पेपर था उसने भी कैलकुलेट किया, तो इसका आंसर बनेगा 7.5 इंटू 10⁻8। तो ऑप्शन डी रहेगा इसका राइट आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की वीडियो के साथ। लेकिन फिजिक्स की वीडियो हमने थोड़ा सा डिले किया था, लेकिन मैथ्स और केमिस्ट्री वीडियो में डिले नहीं होगा, ये वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहेगी, और ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सको। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए